आने लगा। इतिहास के पिता का नाम क्या था? क्या था? हेरोडोटस। हेरोडोटस। इनकी पुस्तक का नाम क्या था जिसमें इन्होंने पेलिपोनियस वार की चर्चा की है? क्या नाम था? हिस्टोरिका। अर्थात इतिहास के जनक जो है उनका नाम है क्या है? हेरोडोटस। और उनकी किताब, उनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था इतिहास दो शब्दों से मिल करके बना है, एक है इति और दूसरा है हास। इति का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ऐसा ही, ऐसा ही। हास का अर्थ क्या हुआ? हास का अर्थ ऐसा ही हुआ होगा, अर्थात ऐसा ही हुआ। सम्मिलित रूप से देखा जाए इसका शाब्दिक अर्थ तो होता है ऐसा ही हुआ होगा, अर्थात शाब्दिक अर्थ इसका क्या हुआ? ऐसा ही हुआ होगा। हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई होंगी, ऐसी घटनाएं घटी होंगी। इसी सिलसिले में हम लोगों ने देखा कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। आप बताएंगे इतिहास क्यों पढ़ते हैं? आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा मुझे। आप एक दो पॉइंट बताएं, इतिहास क्यों पढ़ते हैं। जो लोग कल की क्लास किए थे उन लोगों से मेरी इच्छा है कि वो इस सवाल का जवाब दें, इतिहास क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हमने बताया था कि इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि इससे अतीत की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? इससे अतीत की जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट, अतीत में जो विध्वंसकारी और निर्माणकारी घटनाएं हुई हैं उसकी जानकारी हमें इतिहास में मिलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट आप लोग बताएंगे। तीसरा पॉइंट था कि हमारी संस्कृति और सभ्यता कैसी रही है, हमारी संस्कृति और सभ्यता किस तरह की रही है उसकी जानकारी के लिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। अर्थात इतिहास जो है, इतिहास की मूल विशेषताएं क्या हो गई? मूल विशेषताएं इतिहास की क्या हो गई? निरंतरता और परिवर्तनीयता इतिहास की मूल विशेषताएं हैं। अर्थात इतिहास जब आगे बढ़ता है तो अपने साथ आसपास के घटनाओं को समाहित करते हुए आगे बढ़ता है और वो अपने साथ अपने आसपास की घटनाओं को समाहित करता है या रखता है और इसी सिलसिले में इतिहास आगे बढ़ता है। इसको हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? हिस्टोरिका से। ठीक है, इसको हम लोगों ने कल देखा था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इतिहास अध्ययन की दृष्टि से, इतिहास अध्ययन की दृष्टि से हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। परंपरागत रूप से देखा जाए तो इतिहास के 3 भाग हैं, लेकिन आधुनिक रूप में, आधुनिक समय में इतिहास को 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थात चौथा भाग स्वतंत्रता के बाद का इतिहास जो है, इससे आए दिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अधिक संख्या में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस सेक्शन को हम लोग अलग से पढ़ते हैं। अर्थात इतिहास के 4 भाग हो गए आधुनिक रूप में। एक है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, आधुनिक काल और स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आफ्टर फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल। प्राचीन काल में हमने देखा था कि पहला हम लोगों का काल कौन सा है? पाषाण काल। प्राचीन काल का पहला काल है पाषाण काल। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। पत्थर। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। पत्थर। पाषाण काल का समय हो गया 5 लाख से 6000 वर्ष पूर्व। ठीक है, इतना लंबा पीरियड होने के वजह से इस काल को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, फिर उसकी विशेषताओं को पढ़ते हैं।
अर्थात ये भाग ये बताते हैं कि मनुष्य जो है अपने विकास क्रम में कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, पहला है पाषाण काल। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, अर्थात मानव जो था, यहाँ मानव की क्रियाकलाप जो थी ये पत्थर से प्रभावित थी। अर्थात मानव यहाँ का पाषाण काल का मानव पत्थर के घरों में रहता था, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था और पत्थर के बर्तनों में खाता था। अर्थात इसकी जितनी क्रियाकलाप थी सब पाषाण से, पत्थर से प्रभावित थी, इसलिए इसे पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर पूर्व पाषाण काल को क्रमशः 3 भागों में बांटते हैं और ये भाग जो है ये मानव के विकास क्रम को दिखलाता है। ये दिखाता है कि मानव कैसे जंगल में जब रहता था, शिकारी जीवन यापन करता था, तो शिकारी जीवन यापन करते हुए मानव अपने विकास क्रम में कैसे आगे बढ़ा और आगे बढ़ के नव पाषाण काल में मानव का जीवन अस्थाई हो गया। और अस्थाई जब जीवन हुआ तो मानव ने घर का विकास किया। अर्थात पहले जब मानव गुफाओं में रहता था, अब मानव नव पाषाण काल में आकर के कहाँ रह रहा है, मैदानी भागों में। और मैदानी भागों में घर का विकास हुआ, घर के विकास होने से क्या हुआ, गांव का विकास हुआ। और नव पाषाण काल में कृषि अत्यधिक उन्नत अवस्था में थी। उन्नत अवस्था में होने के वजह से क्या हुआ, यहाँ अधिशेष अनाज की पैदावार हुई। और जब अधिशेष अनाज की पैदावार हुई तो मानव ने व्यापार वाणिज्य के माध्यम से आगे बढ़ा। और व्यापार वाणिज्य का जब विकास हुआ तो मानव के पास मुद्रा का संकर्षण आया, मुद्रा आया, और मुद्रा आने से उसकी लाइफ स्टाइल बढ़ी। और यहीं से मानव की नगरीकरण की प्रवृत्ति शुरू होती है। अर्थात नव पाषाण काल में मानव ग्रामीण था और वो उच्च अवस्था में था, विकास कर रहा था। इस विकास क्रम में जब मानव आगे बढ़ा तो उसका जीवन ग्रामीण जीवन से नगर की ओर ट्रांसफर हुई, नगर की ओर बढ़ी, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात प्रथम नगरीय सभ्यता, क्योंकि मानव यहाँ आकर के नगर की ओर बढ़ रहा है और यहाँ अपने आप को विकसित कर चुका है, विकास क्रम में आगे बढ़ चुका है। और यहाँ नगर की सारी उपलब्धियाँ इसके पास है, विशेषताएं इसके पास है। अर्थात नगर के वो सारे विशेषताएं, नगर की सारे तत्व सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यमान थे। अर्थ इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। इन सब नामों के पीछे अपने कारण हैं, उन कारणों को हम लोग विशेष अलग से देखेंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सिंधु घाटी के नगर की खुदाई पहली बार हड़प्पा स्थल पे हुई, हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई। और ये परंपरा है इतिहास में कि जिस सभ्यता की खुदाई जिस स्थल पर पहली बार होती है उस स्थल के नाम पर सभ्यता का नाम पड़ जाता है। इसलिए सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमने देखा जब सभ्यता विकसित हुई तो यहाँ से बहुत सारे नगरों की खुदाई हुई है, नगर की उपलब्धता मिली है। उसी क्रम में यहाँ देखा जाए कि 7 प्रमुख नगर थे जो आज के समय में मेट्रो सिटी की तुलना कर सकते हैं। अर्थात जो मेट्रो सिटी थे उस समय यहाँ 7 महत्वपूर्ण नगर थे। ठीक है, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी अन्य नगर थे। उसके अलावे जो नगर थे वो छोटे और
मध्यम वर्ग के नगर थे, उसको हम लोग क्रमिक रूप से आगे देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर विस्तार देखा जाए तो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा में, उत्तर और पश्चिमी सीमा में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था। अर्थात इसका देखेंगे विस्तार तो ये वाला ये स्थिति है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर पश्चिमी सीमा में होता है, अर्थात उसको देखेंगे ये स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता की होती है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ। अर्थात यहाँ क्या है, पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा है और ये पूर्वी सीमा, पूर्वी, और यहाँ हो गया दक्षिणी, दक्षिणी सीमा, और ये उत्तरी सीमा। आप लोग बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर में था। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई, चौड़ाई कह सकते हैं, कितनी थी 1400 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की ओर बताएंगे, पूरब से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई कितनी थी, 1600 किलोमीटर। ठीक है, आप ही बताएंगे कि इसका सबसे उत्तरतम बिंदु क्या था। हाँ जी, बताइए आप लोग, सबसे उत्तरतम बिंदु क्या था। सबसे उत्तरतम बिंदु या उत्तरी सीमा मांडा था, कश्मीर स्थित मांडा था। किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणी सीमा क्या था, दक्षिणी सीमा दाइमाबाद गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है। पूर्वी सीमा आप लोग बताएंगे, पूर्वी सीमा कहाँ था। मैं कमेंट देखना चाहूँगा आप लोगों का। पूर्वी सीमा कहाँ था, पूर्वी सीमा बताएंगे आप लोग। पूर्वी सीमा पूर्वी सीमा कहाँ था, आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ के पास पूर्वी सीमा। पश्चिमी सीमा बताएंगे, पश्चिमी सीमा कहाँ था, सुतका गेंडोर। कल की क्लास में मैं इसको डिटेल बताया था कि पश्चिमी सीमा कहाँ था, सुतका गेंडोर। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु मांडा, कश्मीर स्थित चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणी सीमा दाइमाबाद, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, मेरठ स्थित हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, पश्चिमी सीमा कहाँ था, बलूचिस्तान, दासक नदी के किनारे। ये ध्यान रखेंगे। पश्चिम और दक्षिण के बीच इसकी जलीय सीमा कितनी थी, 1300 किलोमीटर जलीय सीमा थी। अब आप लोग इसका क्षेत्रफल बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, मैं कमेंट देखना चाहूँगा। चलिए आप लोग बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर।
कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अगर वर्तमान में क्षेत्रफल पूछा जाए, वर्तमान में क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होगा? क्या होगा वर्तमान में क्षेत्रफल? आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे कि वर्तमान में क्षेत्रफल कितना था? कितना था? लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना था? लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर वर्तमान में क्षेत्रफल था। ठीक है, अब आगे देखेंगे, जब सभ्यता का विकास होता है, सारे तत्व विकसित हो जाते हैं, तो धीरे धीरे कुछ कारणों के वजह से सभ्यता का विनाश भी होता है। ठीक है, विनाश भी होता है। इसी तरह इस सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृति के विनाश में भी बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग तत्व दिए हैं। उन कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि अचानक यहाँ के सारे तत्व जो थे ये विलुप्त नहीं हो गए, यहाँ ये सभ्यता ध्वस्त नहीं हो गई। अर्थात जो नगरीय तत्व थे उनका क्रमिक रूप से ह्रास हुआ। ठीक है, विनाश का तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं थी उसकी विशेषताओं के तत्व क्रमिक रूप से धीरे धीरे भी उनका ह्रास हुआ, जिसके वजह से जो नगरीय सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता कन्वर्ट हो करके, बदल करके ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हो गई, जिसको हम लोग वैदिक संस्कृति में देखते हैं। ठीक है, अर्थात ह्रास का अर्थ है, पतन का अर्थ है कि यहाँ के जो नगरीय तत्व थे, नगरीय गुण थे, उनका क्रमिक रूप से ह्रास हुआ। ह्रास होने के वजह से ये संस्कृति जो थी, जो नगरीय सभ्यता हुआ करती थी, नगरीय संस्कृति सभ्यता हुआ करती थी, वो उसका क्रमिक रूप से ग्रामीण संस्कृति में तब्दील हो गई वो, क्योंकि वहाँ के नगर के सारे तत्व जो थे, नगर के जो गुण थे, वो क्रमिक रूप से विनष्ट हो गए, उनका विनाश हो गया, उनका नाश हो गया, जिसके वजह से ये विकसित सभ्यता जो थी धीरे धीरे कहाँ तब्दील हो गई? नगरीय संस्कृति में, ग्रामीण संस्कृति में। इसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल अर्थात यहाँ के लोग तांबे, पाषाण के साथ, पत्थर के साथ तांबे का उपयोग करने लगे थे, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। और ये काल सिंधु घाटी सभ्यता के पहले, उसके पैरेलल और उसके बाद भी इसके अस्तित्व रहते हैं। इसको हम लोग डिटेल देखेंगे। फिर आता है इसके बाद वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में हम लोगों ने देखा था कि इसका कालक्रम क्या है। वैदिक संस्कृति का कालक्रम आप बताएंगे? वैदिक संस्कृति का कालक्रम बताएंगे? कल के क्लास जब आपने अटेंड किया तो उसमें हमने बताया था इसका कालक्रम। वैदिक संस्कृति का कालक्रम बताएंगे? मैं आप लोगों से चाहूँगा, चंदन कुमार जी, ठीक है, सुषमा, नीलम सिंह, चलिए अच्छी बात है, आप लोगों का कमेंट आ रहा है, मैं कमेंट देख रहा हूँ। कमेंट के साथ साथ आप लोग लाइक भी करते जाएं, थंब इम्प्रेशन दें, जिससे लगेगा कि आप लोग कॉन्शियस होकर जुड़े हुए हैं। और ये लाइक, थंब इम्प्रेशन ही हम लोगों की एनर्जी बूस्टअप होती है। ठीक है, हम लोगों को प्रेरित करती है। ओके, थैंक यू। चलिए, सबका कमेंट आ रहा है, क्या है? वैदिक संस्कृति का कालक्रम 1500 से 600 बीसी। ठीक है, 1500 से 600 बीसी आप सबने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा कि वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटते हैं? कितने भागों में और कौन कौन? नेक्स्ट सवाल है, बिल्कुल दो। अरे नीलू सिंह बता रही है 4। आपने कहाँ पढ़ लिया?
गीतांजलि, गीतांजलि बता रही हैं 2, बिल्कुल सही। 4 वाले बताएं कौन कौन हैं। ओके, चंदन कुमार सिंह, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने बताया क्या है, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। और दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल। दूसरा है ऋग वैदिक काल, पहला है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। पहला कौन सा काल है, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। दूसरा, दूसरा बताएंगे उत्तर वैदिक काल, बिल्कुल सही, उत्तर वैदिक काल। अब आप लोग बताएंगे ऋग वैदिक काल का समय पीरियड क्या है, ऋग वैदिक काल का समय पीरियड क्या है, ऋग वैदिक काल का समय पीरियड, बिल्कुल सही चंदन सिंह, 1500 से 1000 BC। और उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का समय क्या है, 1000 से 600 BC। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का 1000 से सेजल, सेजल नीलू, नीलू किस, मैं उत्तर वैदिक काल का पूछ रहा हूँ। उत्तर वैदिक काल का समय क्या हुआ, 1000 से 600 BC। चलिए, आप लोगों का कमेंट आ रहा है, अच्छी बात है, आप लोग कॉन्शस होकर के जुड़े हुए हैं। सुषमा बता रही हैं 1000 से 600 BC। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का समय हो गया 1000 से 600 BC। अब आप बताएंगे ऋग वैदिक काल में संस्थाएं विकसित हो रही थी, संस्थाओं का विकास ऋग वैदिक काल में हो रहा था। तो वो सबसे छोटी संस्था, सबसे छोटी संस्था ऋग वैदिक काल की कौन सी थी, ऋग वैदिक काल की सबसे छोटी संस्था कौन सी थी, कुल। गीतांजलि कुल बता रही हैं, बिल्कुल सही, कुल। ऋग वैदिक काल की सबसे छोटी संस्था क्या थी, कुल थी। ऋग वैदिक काल की सबसे छोटी संस्था कुल थी, कुल या परिवार कह सकते हैं। ऋग वैदिक काल की सबसे छोटी संस्था क्या थी, कुल थी, कुल या परिवार, कुल या परिवार। कुल का प्रमुख का नाम क्या था, कुल का प्रमुख का नाम क्या था, क्या था, कुलप, कुलप। ठीक है, आपके कमेंट आने लगे हैं, कुलप, कुल के परिवार का कुलप या कुलपति। ठीक है, कुलप या कुलपति। इसके बाद, कुल के बाद दूसरी इकाई क्या थी, कुल के बाद दूसरी इकाई क्या थी, ठीक है, कुल के बाद कुल की, बिल्कुल सही चंदन कुमार सिंह, आपने पूरा सीक्वेंस बता दिया, गुड, आपने पूरा सीक्वेंस बता दिया। कुल के बाद ग्राम, ग्राम था, ग्राम के प्रमुख का नाम क्या था, ग्रामणी, ग्रामणी, ग्राम के प्रमुख का नाम ग्रामणी। और इसके बाद गांव के, ग्राम के बाद इसके बाद कौन सी इकाई थी, 20, 20 का प्रमुख कौन था, 20 का प्रमुख कौन था, विषपति या विषामपति, बिल्कुल सही, विषपति या विषामपति। ठीक है, आप लोगों ने सब सेजल, विषामपति, इमरान अली, विषामपति, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। 20 का न, 20 के प्रमुख का नाम विषामपति। 20 से अगली इकाई क्या थी, जन, अगली इकाई जन थी। जन के प्रमुख का नाम बताएंगे आप लोग, जन के प्रमुख का नाम बताएंगे, जनपति और जनस्य गोपा, जनपति और जनस्य गोपा, बिल्कुल सही, जनपति और जनस्य गोपा, जनस्य गोपा। जन के प्रमुख का नाम जनपति और जनस्य गोपा था। ठीक है, चलिए आप बताएंगे, आप देखेंगे यहाँ जन सबसे ऋग वैदिक काल की सबसे सर्वोच्च इकाई, सबसे उच्चतम इकाई क्या थी, जन
जन, ऋग्वैदिक काल की सबसे ऊंची इकाई क्या थी? जन। और इसका प्रमुख क्या था? जनपति और जनस्य गोपा। इसी सिलसिले में देखेंगे जनपति और जनस्य गोपा का प्रमुख कार्य क्या था? जन के लोगों की रक्षा करना और जन के लोगों के धन की रक्षा करना। अर्थात यहाँ के लोगों का प्रमुख धन क्या था? गाय थी। तो ये लोग गाय की रक्षा करते थे। ठीक है, क्योंकि ये जो संस्थाएं थी क्षेत्र आधारित न होकर के जन आधारित थी और यहाँ का समाज कॉपरेशन के भावना से जीता था, सहयोग के भावना से जीता था, एक दूसरे में सहयोग की भावना थी, इसमें हेल्पिंग नेचर था। किसी भी समस्या को ये लोग मिलजुल करके उसका समाधान निकालते थे। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ की संस्था जो ये थी ये क्षेत्र आधारित ना होकर के जन आधारित थी। अब जब जन आधारित थी तो जनपति और जनस्य गोपा के भरण पोषण के लिए क्या करते थे? भरण पोषण के लिए जन के लोग, बिल्कुल आप लोगों का कमेंट आ रहा है, जन के मुखिया को राजा भी कहा जाता था। अनामिका गुप्ता जी, नहीं, जन के मुखिया को राजा कहा जाता था, ऐसा भी। जन के मुखिया को जनपति और जनस्य गोपा कहा जाता था, जिसका दायित्व था जन के लोगों की रक्षा करना और जन के लोगों के धन की रक्षा करना। और ये क्या थी? क्षेत्र आधारित न होकर के जन आधारित संस्था थी। और जन आधारित होने के वजह से जन के लोग जनस्पति और जनस्य गोपा को उसके भरण पोषण के लिए कुछ अनाज या धन स्वेच्छा से जनपति को दे देते थे। मैंने कहा स्वेच्छा से, अर्थात उपहार स्वरूप देते थे। जो धन उपहार स्वरूप जनस्य गोपा को देते थे उसका नाम था, क्या था? बलि। बलि नाम का स्वैच्छिक कर इसको कह सकते हैं। अर्थात इनके इच्छा पर डिपेंड था, ये दे भी सकते थे और नहीं भी दे सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये संस्थाएं क्या थी? जन आधारित संस्थाएं थी। जब यहीं उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में जन और जन मिल करके जनपद का निर्माण करते हैं। जनपद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ जनपद जो है ये क्षेत्र आधारित संस्था हो जाता है। यहाँ जन जो क्षेत्र आधारित न होकर के जन आधारित संस्था थी। उत्तर वैदिक काल